तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग 10वां क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, इसको हम लोग एक एक चीज जानने का प्रयास करेंगे, जिससे अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाता है तो ना छूटे और सब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाए तो नहीं छूटे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। और हाँ, अभी तक आप इस चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर पाए। देखिए, और रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप लोग तो यहां पर देख रहे हैं अभिक्रिया। तो जो अभिक्रिया होता है इसको हम परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवर्तन। और ये परिवर्तन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, एक को क्या बोलोगे? भौतिक परिवर्तन बोल देना। एक को बोल देना भौतिक परिवर्तन और दूसरा को बोल देना रासायनिक परिवर्तन। क्या बोलोगे? रासायनिक परिवर्तन बोल देना। अब देखिए, इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन भौतिक परिवर्तन है और कौन रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब अभी आप अभिक्रिया समझिए। क्या समझिएगा? अभिक्रिया मतलब यही जो रासायनिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया, इसी को हम रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब देखिए, परिवर्तन क्या होता है। जैसे परिवर्तन कोई ऐसा चीज है जिस मान लीजिए कि चेंज हो जाता है, कोई बदल जाता है और फिर वो मान लीजिए कि अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे चेंज को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। कोई भी चीज, अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोग समझने लगिएगा। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे चेंज हुआ और फिर अपने पूर्व पद में, पूर्व अवस्था में नहीं आया, पूर्व अवस्था में नहीं आया, उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। अब देखिए, एग्जांपल मैं दे रहा हूं। भौतिक परिवर्तन क्या है? जैसे एक बर्फ का टुकड़ा ले लीजिए, उसको गर्म कीजिए, वो कैसा हो जाएगा? बर्फ का टुकड़ा पानी बन जाएगा। और वही फिर पानी को जब हम उसको रेफ्रिजरेटर में जब उसको ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ बन जाएगा, मतलब वो अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा। तो दोस्त, आप ये समझ गए होंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। और रासायनिक परिवर्तन, अगर हम एग्जांपल है रासायनिक परिवर्तन का, रासायनिक अभिक्रिया का, तो जैसे मान लीजिए कि चावल है, उसको जब हम गैस पर या चूल्हा पर या स्टोव पर उसको जब हम गर्म करते हैं पानी में डाल करके, तो उबल के वो चावल से भात बन जाता है, जिसको हम खाने के लिए यूज करते हैं। तो अब देखिए, जो रासायनिक परिवर्तन हुआ, जो चावल से भात बन गया, हम अपने बोलचाल की भाषा में भात बोलते हैं, तो अब वो जो भात बन गया तो फिर वो चावल नहीं बन पाएगा। एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो कि दूध है, दूध से हम दही बना लेंगे, तो क्या हम दही से फिर दूध बनाएंगे? नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। एक चीज और ले लीजिए, जैसे लोहा है, लोहा को जब हम नमी में छोड़ देते हैं, नमी मतलब जैसे जहां पर पानी और हवा का मात्रा हो वहां पर, तो जब छोड़ देंगे तो जो लोहा है रिएक्शन करके उस पर जंग लग जाता है। तो आप बताइए कि जो जंग है उससे फिर हम लोहा बना सकते हैं? तो आप बोलिएगा कि नहीं। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ये आप लोग समझ गए। भौतिक परिवर्तन का एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पर तो बहुत सारा लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो जो बल्ब है ये क्या हो रहा है बताइए? ये जो बल्ब है ये दीप्त प्रज्वलित हो रहा है, तो ये जब इसमें लाइन दे रहे हैं तो ये हमको प्रकाश दे रहा है। जब ये इसको हम स्विच ऑफ कर देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? फिर ये अपने पूर्व अवस्था में चला जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब हमने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप लोग रासायनिक अभिक्रिया तो समझ गए। तो यही रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाएगा तो उसको समीकरण बोलेंगे। ये सब चीज इसमें दिया है दोस्त। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है। ये बोल रहा है चैप्टर में कि आप अपने दैनिक जीवन, जो आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, उसमें आप थोड़ा विचार कीजिए। क्या चीज? कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। तो जब कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दीजिएगा तो फट जाएगा, फट के खराब हो जाएगा, और जब फट जाएगा तो फिर अपने पूर्व जो अवस्था है उसमें नहीं आ पाएगा, मतलब जो दूध फट गया है उससे फिर हम ओरिजिनल जो दूध था वो नहीं बना पाएंगे। अब देखो, लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायु मतलब वही नमी वाला वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, तो उस पर क्या चढ़ जाता है? एक जंग का परत चढ़ जाता है, लौह ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। तो जब वो जंग लग जाएगा तो फिर हम उसको फिर लोहा नहीं बना पाएंगे, जंग को। अब देखो, अंगूर का किण्वन हो जाना, तो अंगूर जब सड़ जाएगा तो फिर हम उसको अच्छा नहीं कर पाएंगे। भोजन का पकाया जाता है, तो ये भी एक कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन है।
हमारे शरीर में भोजन का पचा लेना, जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो पच जाता है, तो फिर हम उसको ऐसा नहीं बना पाएंगे। चलो देखो, हम सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो ऑक्सीजन खींचेंगे और क्या छोड़ देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फिर हम ऑक्सीजन तो छोड़ नहीं रहे हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्त आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक एक चीज आपको मजा नहीं आएगा, एक एक चीज नहीं आप लोग जान जाइएगा, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, और आप लोग समझने लगिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही मैं सिखाता रहूं। और अगले वीडियो में मैं नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा क्या चीज, कि जो इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन बनने वाला है वो चीज, और अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। तो आप लगे रहिएगा BRS स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ। तो देखिए, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे मान लो कि लोहा में जंग लग जाता है, तो वो कुछ, जैसे लोहा तो रहता है पेंसिल कलर का, आप लोग लोहा देखे होंगे जब नया नया आता है, तो जैसे छड़ लीजिए, जो छड़ रहता है नया तो वो कुछ अलग टाइप का रहता है, लेकिन उसी में जंग लग जाता है तो लाल भूरा कलर का हो जाता है, ये तो आप लोग देखे होंगे। तो ये क्या करता है कि जो उसका पहचान है कुछ ना कुछ बदल जाता है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, और यही जो आप भौतिक परिवर्तन देखे हैं, कहां पर है, जो भौतिक परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं, ये बताइए क्या है, इसी में हम लोग को ठोस, द्रव और गैस को पढ़ना था। 9th क्लास में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। देखिए, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। यही तो चीज मैं ऊपर बताया कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब ऐसा परिवर्तन जो फिर चेंज होके अपने जैसा, मतलब पहले जैसा नहीं बन सकता है, तो उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलो आगे देखो, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप लेते हैं। तो क्रियाकलाप के लिए आपको मैं ऐसे ही क्रियाकलाप दिखा दे रहा हूं, किताब में तो कोई दूसरा है। जैसे यहां पर मान लीजिए कि मैं एक माचिस का तीली ले लेता हूं, थोड़ा सा आप लोग रुक जाइएगा, और उसके बाद माचिस का ही ये जो, इसको यहां पर रख दिया जाए, आप लोग देखते चलिएगा कि इसमें क्या क्या हुआ। चलिए, जैसे मान लीजिए कि इसको मैंने जलाया, आप लोग देखते चलिएगा क्या क्या हो रहा है। देखिए, जब ये रिएक्शन हो रहा है तो इसमें क्या क्या हो रहा है, पहले तो इसमें से लाइट निकल रहा है, अभी ऑब्जर्व कीजिए। देखिए, ये लाइट निकल रहा है, इसमें से जैसे कुछ दमक जैसा लग रहा है, मतलब उष्मा निकल रहा है, थोड़ा इसमें मतलब गर्मी उत्पन्न हो रहा है, ये हम कहे तो। आप देख रहे हैं कि इसमें से गैस उत्सर्जित हो रहा है, मतलब गैस निकल रहा है। तो ये सभी देखिए, अब ये जो मैंने कागज को जलाया, अब फिर इसको ऐसा नहीं बना सकते हैं जो राख है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसमें क्या क्या होता है। तो जो इसका पहले जैसा रूप था, ऐसा अब हम लोग नहीं कर सकते हैं। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये उष्मा उत्पन्न कर सकती है, प्रकाश उत्पन्न कर सकती है, और ये गैस को भी उत्सर्जित कर सकती है। और जब ये चेंज हो जाएगा तो इसके तापमान में, इसके अवस्था में कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। तो चलिए दोस्त, आगे हम बढ़ते हैं और सीखते हैं। देखिए, ये अभिक्रिया दिया गया है, कैसा अभिक्रिया बता देते हैं आपको। आप लोग पटाखा देखे होंगे ना, तो जब पटाखा जो रहता है, उसका जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है, जिसमें हम माचिस जलाते हैं, धराते हैं, तो उसको हम मैग्नीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। तो उसको कबाड़ लीजिएगा, मतलब उसमें से निकाल लीजिएगा जो पटाखा है, और उसको फिर जलाइएगा। आप जल भी सकते हैं इसको सावधानी से, जैसे उसको पहले कोई स्टिक में बांधिएगा और उसके बाद उसको जलाइएगा। और यही यहाँ पर रिएक्शन दर्शाया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले, क्योंकि ये जब जलेगा तो ज्यादा ये लाइट उत्पन्न करता है। आप लोग बुलेट जो पटाखा होता है उसको जलाए होंगे, तो उसमें एक पे इतना लाइट आ जाता है कि आंख की रोशनी भी जा सकती है। देखो दोस्त, ये कह रहा है लगभग 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमोल से रगड़कर साफ कर लीजिए। ये रेगमोल से क्यों हम रगड़ते हैं, आगे क्वेश्चन आएगा इसमें। रेगमोल से इसलिए रगड़ते हैं क्योंकि ये जो आप मैग्नीशियम देख रहे हैं, इसके ऊपर ऑक्सीजन का परत चढ़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है, जो उसको जलने में थोड़ा मतलब बाधक हो जाता है, मतलब उसको रोकता है। तो यही हम लोग रेगमाल क्या होता है, सरेस होता है, जिसको हम जंग छुड़ाने के लिए रेगमाल का प्रयोग करते हैं। इसको हम अपने भाषा में सरेस बोलते हैं। इसको बालू पत्थर भी बोला जाए, सॉरी कि उसको क्या बोला जाएगा, बालू पत्थर या कुछ ऐसे
अरे आप लोग देखे होंगे जंग वंग छुड़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नहीं तो चलिए मैं फोटो लगा दे रहा हूं, देख लो। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। जो मैंने जलाया उसका राख को ये कह रहा है कि क्या कर लीजिए, एक वाच ग्लास, मतलब जो बाहर से ट्रांसपेरेंट हो, मतलब दिख रहा हो। तो जब इसको हम ऐसा करेंगे तो वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा। तो दोस्त ये हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिए आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, वायु में तो ऑक्सीजन उपस्थित है, उसी के माध्यम से हम लोग सांस ले रहे हैं, श्वसन अभिक्रिया हमारी हो रही है। देखिए तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है ऑक्सीजन। और जब मैग्नीशियम रिएक्शन करता है तो ऐसा होता है। अगर मान लो कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा, अगर हम निर्वात में मैग्नीशियम को जलाएंगे तो यह अभिक्रिया होगा ही नहीं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। तो यहां से एक चीज बना कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो देखो एक और एक दो हुआ ना, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं, कोई भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। और ऐसे ही परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये टोटल चीज को मैं नोट्स अगले वीडियो में दूंगा, मतलब जो क्वेश्चन पूछने वाला है वही चीज। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, पढ़ रहा हूं क्या चीज के लिए, कि ऑब्जेक्टिव ना छूटे। और ऑब्जेक्टिव तो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है दोस्त। अभी चलो आगे देखो, यहां पर भी क्रियाकलाप दिया है, आप लोग क्रियाकलाप पढ़ लीजिएगा। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न अभिक्रिया प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। आपको मैंने रासायनिक अभिक्रिया दिखाया करके क्या चीज, कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मान लो ठोस द्रव है, ठोस है तो क्या हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा, द्रव है तो गैस में, ऐसा परिवर्तन हो जाता है। देखो दूसरा है रंग में परिवर्तन, कुछ उसके रंग में भी परिवर्तन होगा। जैसे अभी मैंने उसको जलाया तो कुछ लाल पीला टाइप का था, जब जल गया तो ब्लैक कलर का हो गया। अब देखो गैस का निष्कास या उत्सर्जन, तो उससे गैस भी निकल रहा था। तापमान में परिवर्तन, ये सब चीज होता है। और इसमें कुछ मैं लिखवा दूं, इसके तापमान में परिवर्तन होगा। उसके बाद अवक्षेप का निर्माण होगा। क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि अवक्षेप क्या होता है, तो आप पानी और मिट्टी को एक साथ घोल दीजिए एक बाल्टी में और पूरा एकदम अच्छे से घोल दीजिए। उसमें मिट्टी का मात्रा कम होना चाहिए और कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। जब छोड़ेंगे तो जो मिट्टी है वो नीचे फिर बैठ जाएगा, समझ रहे हैं। तो जब नीचे बैठ जाएगा तो उसी को हम अवक्षेप बोलते हैं। चूना ले लीजिए, पानी में मिला दीजिए, उसको अच्छे तरह से मिला दीजिए। जब मिलाइएगा तो सब जगह एक समान रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए आप जब छोड़ देते हैं तो उसमें नीचे जो बैठ जाएगा वो चूना होगा और उसी को हम अवक्षेप बोलेंगे। ऊपर पानी हो जाएगा। चलिए देखिए, और हाँ दोस्तों वहां से आप एक और अमेजिंग आप ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप। जब चूना और पानी को घोलिएगा तो ऊपर पानी जैसा आ जाएगा और नीचे चूना बैठ जाएगा। फिर वो पानी को निकालेंगे कोई गिलास में तो हमको नहीं लगेगा कि इसमें चूना मिक्स था। और उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे, तो एक पाइप ले लीजिए और उसमें लगा दीजिए और जब उसमें फूकेंगे तो उस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। और ज्यादातर हम फूकते रह जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, मतलब फिर जैसा पानी रहता है वैसा। तो ये परिवर्तन आपको कभी करके दिखाया जाएगा। तो चलिए जुड़े रहिए आप चैनल से। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आम है, कोई भी जैसे फल है और वो पहले तो कांचा है फिर वो पक जा रहा है, तो ये तो हमारे दैनिक जीवन में घटनाएं हो रही है। तो इसको हम बताइए क्या बोलेंगे, तो रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। क्योंकि जो आम है या जो भी फल है जब पक जाएगा तो फिर हम उसको कांचा नहीं कर पाएंगे, तो ये भी केमिकल चेंजेस है। तो दोस्त ऐसे ऐसे हम लोग को परिवर्तन देखने को मिलते रहता है। चलिए देखिए अब रासायनिक समीकरण क्या है, तो यही रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो इसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखो क्रियाकलाप 1.1 में ऊपर दिया गया था का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। तो जो ये अगर शब्द में, अगर वाक्य में लिखें
तो ये क्या हो जाएगा, इसका विवरण बहुत लंबा हो जाएगा कि मैंने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो ये हुआ। और इसी चीज को जब हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं तो इसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। एक चीज आप लोग को देखने को मिलेगा, जब चला रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये देखो, जो इस साइड जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलोगे, अभिकारक बोलना है। और ये अभिकारक हमेशा देखो, तीर ये किधर है, ऐसे, तो ये क्या होता है, हमेशा बाएं साइड, देखो इसको हम बाएं साइड बोलेंगे तो ये हमेशा तीर के बाएं साइड होते हैं, इसको हम अभिकारक बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा कि अभिकारक तीर के दाएं तरफ लिखाता है या बाएं तरफ, या दोनों तरफ, या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग क्या करिएगा, तीर के बाएं तरफ लिखते हैं। अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। उत्पाद हम किसको बोलते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के, देखो ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग बताओ क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। इसको प्रतिफल भी बोलते हैं। इसको तीर का हमेशा दाएं तरफ लिखा जाता है। चलो दोस्त देखो, क्रियाकलाप एक, अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनसे रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। किसको अभिकारक कहते हैं, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। तो जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है, जो पदार्थ भाग लेकर कोई नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है, तो उसको हम अभिकारक बोलते हैं। समझ गए होंगे। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उत्पाद किसको कहेंगे और प्रतिफल किसको कहेंगे। दोस्त आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक चीज और देखने को मिलेगा, और आप लोग को एक एक चीज सीखते चलना है, बस इतना मजा आएगा कि आप लोग अगर एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखो, शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग चिन्ह, जब अभिकारक होता है तो उसके बीच हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये दोनों अभिकारक है और इसके बीच में हम लोग एक योग चिन्ह मतलब प्लस का साइन लिख देते हैं। चिन्ह लगा कर क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर दीजिए, देखिए और थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा ताकि सब चीज हम देख सकें। चलिए अब हो गया। क्या कह रहा है कि यहां पर योग चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग चिन्ह लिखा जाता है। और ये कब लिखा जाएगा, जब ये मान लीजिए कि ये संयोजन अभिक्रिया आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, और यही जब वियोजन अभिक्रिया होगा, अपघटन अभिक्रिया होगा, तो ये हम लोग कब लगाएंगे, ये उत्पादों के बीच हम लोग योग चिन्ह लगाएंगे। तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। क्या चीज, तो तीर का सिरा उत्पाद की अभिक्रिया होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा दर्शाता है। एक लाइन मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, देखो योग चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। किसको, जो उत्पाद होता है। और इसमें एक तीर लिखा जाता है, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। तीर का सिरा किधर होता है, हमेशा उत्पाद की ओर होता है। तो चलो दोस्त अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना। कैसे हम लोग रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है, मतलब जब हम किस में लिखे, शब्द समीकरण में लिखे, तो इससे भी कोई संक्षिप्त मतलब छोटा रूप है, ये अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखो, शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। मैंने जब हेडिंग का आप लोग को विश्लेषण कर रहा था तो उसी समय मैंने एक एक चीज को बताया। देखो, यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब बताओ दोस्त, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम का Mg, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। ये O2 क्यों रहता है हमेशा, ऑक्सीजन का तो O होना चाहिए। तो देखिए, ये जो भी गैस रहेगा हमेशा परमाणु के रूप में नहीं रहेगा बल्कि अणु के रूप में रहेगा। और यही चलते यहाँ पर बॉटम जो इसका बेस में लगा हुआ है 2 लगा हुआ है। समझ गए होंगे।
तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाता है O2, और जब ये रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कैसे देखो, ये Mg हो गया और ये ऑक्सीजन हो गया। मैग्नीशियम का जो संयोजकता होता है वैलेंसी ये कितना होता है 2 होता है, और ऑक्सीजन का भी 2 होता है। तो इसमें ये जुड़ जाता है और इसमें ये जुड़ जाता है। अगर ये दोनों वैलेंसी एक जैसा है तो इसको हम चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्त, इसको हम चाहेंगे तो कटा भी सकते हैं। तो बताओ अब क्या बच गया, Mg, और यहां पर कुछ नहीं है तो Mg लिख दो, और देखो यहाँ पर O है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो O लिख दो। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए सूत्र हो जाता है, और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। एकदम हम लोग क्लास जैसा पढ़ेंगे दोस्त, एक एक चीज जिस तरह से हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उसी प्रकार से मैं आपको एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? चलो इसमें थोड़ा हम गिन लेते हैं कि क्या समान है। अब देखो, आपको यहां पर ऑब्जर्व करना है। देखो मैग्नीशियम यहां पर कितना है तो 1, यहां पर मैग्नीशियम कितना है 1। यहां पर बताओ ऑक्सीजन कितना है, तो यहां पर ऑक्सीजन 2 है, जबकि यहां पर कितना है 1। तो ये क्यों हुआ, यही चीज हम लोग आगे पढ़ना है। तो देखिए, जब ये मान लीजिएगा ऑक्सीजन जो है, अब यहां पर ऑक्सीजन 1 हो गया, 2 था, तो जब ऐसा होगा तो बताओ इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित क्या करेंगे कि ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, और ये हम लोग संतुलित जब करेंगे तो सीखेंगे आगे। आइए आप चलते रहिए, इसके लिए मैं आगे भी पार्ट बनाऊंगा ताकि आपको बोरिंग ना लगे। कि ही क्लास में हम लोग सब पढ़ रहे, क्या दोस्त जरूरी है, धीरे धीरे हम लोग छोटा छोटा कोनो चीज को करके, जैसे इसको हम लोग इतना बड़ा एक टॉपिक है, इसको जब हम छोटे छोटे करके पढ़ेंगे, और आप अगर नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, जितना मैंने पढ़ाया अगर इसको आप नोट्स बना लेते हैं तो आपको अगले बार काफी हेल्प मिलेगा। जब मैं इसी को जब दूसरा मैं वीडियो के रूप में लाऊंगा, यही चीज को इसको मैं अपने से नोट्स बना करके आपको मैं एक एक चीज सिखाऊंगा, फिर तो उस समय आपको मजा आएगा जब अभी आप अपने से नोट्स बनाकर रखेंगे। अगर नहीं बनाने आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप जुड़े रहिए चैनल से, आपको अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा। देखो, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है। अगर दोनों ओर बराबर नहीं है तो असंतुलित, अब बराबर है तो संतुलित, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा समीकरण रासायनिक समीकरण कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो आप बताइए, यहां पर हमने देखा असंतुलित समीकरण, इसको हम कैसे डिफिनेशन इसका हम कैसे लिख पाएंगे? तो लिखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या और उत्पादों की प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान न हो, बराबर न हो, तो उसको हम लोग असंतुलित या इसको हम कंकाली या ढांचा समीकरण बोलते हैं। इसमें तो ढांचा नहीं लिखा हुआ है तो ढांचा समीकरण कहते हैं। देखो, इस प्रकार रासायनिक समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का कंकाली समीकरण है। अब देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। यहां से दोस्त क्वेश्चन भी आ जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व लिखिए, या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये हम यहां से सीख पाएंगे। देखिए, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम क्या कहता है, जैसे ऊर्जा कहता है कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है, तो उसी प्रकार जो द्रव्यमान होता है इसका भी ना तो निर्माण होता है और ना ही इसमें कोई हानि होती है, मतलब इसका कोई इसमें कोनो मतलब कमी नहीं होता है। देखो, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, मतलब ना तो उसमें कोनो निर्माण होगा और ना ही विनाश। जितना द्रव्यमान है उतना ही होगा, लेकिन इसके वजन में कम बेसी हो सकता है। द्रव्यमान और वजन में अंतर है। अब देखो, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अभिकारक जो होता है तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। एक चीज मैंने छोड़ा, देखो, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, जो भी उत्पाद बना है उसका कुल द्रव्यमान क्या होता है,
अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। चलो देखो, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब ये क्या कर रहा है कि दूसरे शब्द में हम इसको समझे तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान रहती है। मतलब अगर अभिकारक में और उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या इक्वल कर दें, बराबर कर दें, तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें जो द्रव्यमान है ये क्या है, इक्वल है, बराबर है। चलो देखो, संतुलित है। आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें और इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जाता है। जैसे देखिए, इसको हम शब्द में अगर लिखें तो कैसे हो जाएगा बताइए, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जो H2SO4 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसी को हम अपने बोलचाल की भाषा में तेजाब बोलते हैं। जब ये जिंक जब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग बैटरी में या कोई जैसे जेवर को बनाना है तो वहां पर इसका यूज होता है। चलिए देखिए, जब ये जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बनता है, मतलब ZnSO4 बनता है। दोस्तों क्या बनता है, ZnSO4। इसके लिए आपको अणुसूत्र बनाना आना चाहिए। अगर ये आप लोग सीख लेते हैं तो ये आप लोग आसानी से जो शब्द समीकरण है उसको संकेत और सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए, ये हाइड्रोजन बन जाता है, मतलब यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त होने लगता है। देखिए, उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में लिखा जा सकता है। जैसे जिंक है, इसको हम H2SO4 मतलब जो तेजाब है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसमें जब रिएक्शन करवाए तो ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस यहां से मुक्त होने लगा। आइए समीकरण 1-3 में तीर के निशान के दोनों ओर के परमाणु की संख्या के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। यहीं से देख लीजिए आप लोग कि क्या क्या है, ऑब्जर्व कीजिएगा थोड़ा सा दोस्त। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर जिंक कितना है, तो आप बोलिएगा, यहां से मैं लिख दे रहा हूं, देखो जिंक कितना है, Zn कितना है, Zn की संख्या लेफ्ट साइड में 1 है, और इधर बताइए कितना है जिंक, तो यहां पर भी 1 ही है, ये राइट साइड का है। और देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 गो, इधर भी देखिए कितना है, 2 ही है, ये बेस में लगा हुआ है। यहाँ पर सल्फेट कितना है, या एक एक तत्व को देखिए, यहां से एस मतलब सल्फर कितना है, तो सल्फर कितना है, 1 है, और इधर सल्फर बता दो कितना है, 1 ही है। अब बता दो इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 4, तो ऑक्सीजन इधर 4 हो जाएगा और इधर भी 4, मतलब दोनों ओर देखो, ये 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है, 4 है तो 4 है, मतलब दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या है, इक्वल है, बराबर है। अतः यह क्या है, संतुलित है। जो असंतुलित रहेगा उसको अब हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, जैसे हाइड्रोजन देखो 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2, लेकिन इधर कितना हो गया, 1, तो इसमें तो क्या हुआ है, इसमें तो कमी हुआ है। तो अब इसको हम संतुलित करने के लिए बताओ क्या करेंगे, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है तो यहाँ पर 2 लिख दोगे तो गलती होगा, कभी भी बेस में नहीं लिखना है, कोएफिशिएंट के रूप में लिखना है, गुणांक के रूप में लिखना है दोस्त। अब देखो क्या करोगे, 2 यहाँ पर ना लिख करके बल्कि यहाँ पर लिखना है, तो 2 जब लिखेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये 2 दूनी का 4 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो हाइड्रोजन हमको तो 4 नहीं चाहिए क्योंकि इधर 2 ही था, तो अब इधर 4 हो गया तो क्या करेंगे, इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 दूनी का 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, मतलब ये संतुलित हो गया। आप लोग तो संतुलित करना सीख गए। अब इसमें देखो हाइड्रोजन कितना है दोस्त, बता सकते हो क्या, हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर कितना है, 1, तो जब 1 है तो इसको बताओ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, बस इतना तो काम। आगे बढ़िए, क्लोरीन यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर क्लोरीन पहले 1 था, लेकिन जब हमने 2 यहाँ पर लिखा तो क्लोरीन भी 2 हो गया। जब यहाँ पर ये रहेगा तो ये सबके साथ में गुणांक है, जैसे मान लो 2 गुना 3 गुना 4 है, तो ये 2 3 से भी गुणा, 2 जो है 3 का भी गुणांक है और 2 4 का भी गुणांक है, मतलब ये दोनों का गुणांक है। ये तो आप लोग समझ गए, कंफर्म हो गए होंगे। चलिए देखिए, इसको इरेज कर दो, ये तो आप लोग समझ गए। अब देखो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, पहले इसको हम लिख लेते हैं। देखो एक और Fe लिखो, एक Fe है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन LHS, और एक तरफ लिख दीजिए RHS। ये उत्पाद के लिए है और ये अभिकारक के लिए। उत्पाद में जो Fe है कितना है, 1,
मतलब Fe क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन की यहाँ पर कितना है, एक ही संख्या है। ऑक्सीजन की कितना है, 2 गो है। और सॉरी हाइड्रोजन के कितना है, 2, और ऑक्सीजन के कितना है, 1 है। और देखो यहाँ पर Fe कितना हो गया, Fe 3 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। पहले ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, कितना हो गया, 4 हो गया। अब बताओ दोस्त, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2। तो हाइड्रोजन जितना है उतना तो है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर Fe 1 है, हम 1 है और 3 हो गया है। कितना हो गया, 3। तो इधर जब 1 है और 3 इसको बनाना होगा तो 3 हम इससे इधर गुणा कर देंगे, तो 3 Fe हो गया। कितना हो गया, 3 गो Fe हो गया। Fe का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दोस्त बताओ ऑक्सीजन कितना है, 4। यहाँ पर तो ऑक्सीजन एक ही है, क्या है, एक ही है। तो इसको 4 से अगर गुणा कर देते हैं तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये 4 ऑक्सीजन भी हो गया। लेकिन जो हाइड्रोजन है ये 4 दूना 8 हो गया। यहाँ पर कितना है, 2 है। तो इधर हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 हो गया। ये संतुलित हो गया। आप गिन सकते हैं, देखो 3 गो Fe, तो Fe 3 गो। अब बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 4 दूना 8, तो 4 दूना 8। ऑक्सीजन कितना है, 4 गो, तो ऑक्सीजन कितना है, 4 गो। देखो ये 4 है ऑक्सीजन। तो ये आप लोग संतुलित करना सीख गए होंगे। 1-2 समीकरण आप किताब से लिखिए और उसको अपने से संतुलित कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि नहीं हो रहा है, मैं उसके बाद व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और उसके बाद आप सेंड कर दीजिएगा, मैं संतुलित करना सिखाऊंगा आगे। चलो दोस्त, इसको मैं आगे चलता हूं इससे। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे कोई मान लो कि ठोस है, कोई ठोस है तो उसके लिए हम लोग सॉलिड लिखेंगे, मतलब S लिखेंगे। कोई मान लो कि गैस है तो इसके लिए G लिखेंगे। अगर कोई द्रव है तो इसके लिए लिक्विड L लिखेंगे। लेकिन कोई विलयन है, जैसे मान लो कि विलयन और जलीय विलयन है, तो उसको हम AQ से डिनोट करते हैं, एक्वा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, AQ। सॉलिड के लिए S, गैस के लिए G, लिक्विड के लिए L और जलीय विलयन के लिए AQ का प्रयोग करना है। ये भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखने के लिए प्रयोग करेंगे। चलो इसको पढ़ते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, ऊपर लिखे संतुलित समीकरण की सावधानी से जांच कीजिए। क्या इस समीकरण से हम अभिकारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था के बारे में भी ज्ञान होता है। इस समीकरण में उनकी भौतिक अवस्था की कोई जानकारी नहीं होती है। जैसे मान लो कि यह है हाइड्रोजन, यहां से कैसे हम पता करेंगे, तो जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस है तब हम बोल रहे हैं, नहीं तो यहां से हमको पता नहीं चलता है कि यह गैस है कि नहीं। तो इसके लिए हमको यहाँ पर बताओ दोस्त क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ जाएगा, G लिखना पड़ेगा। तो इससे पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन है गैस है, क्लोरीन है ये गैस है, ये HCl है तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और देखो Fe जो है ये सॉलिड है, ये H2 है जो लिक्विड है, जल जो है H2 लिक्विड होता है, जल होता है। अब बताओ ये Fe3O4 ये क्या है, सॉलिड है। और जो H2 है ये बता दो क्या है, ये तो आप बोलिएगा कि गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस होता है। तो ऐसे हम लोग भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए सॉलिड के लिए S और लिक्विड के लिए L और जल के लिए गैस के लिए G का प्रयोग, और जब जलीय विलयन आएगा तो उस समय हम लोग AQ का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का, AQ का। चलो देखो, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्ण बनाने के लिए, सूचना पूर्ण मतलब कि जो रासायनिक समीकरण है उससे हम लोग को कुछ सूचना मिले, उसके लिए बताओ क्या किया जाता है। उसके लिए हम लोग को बताओ क्या करना पड़ेगा। चलो देखो, उसके लिए हम लोग को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था, मतलब जो उसका भौतिक अवस्था है को भी दर्शाया जाता है। अभिकारक तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय तथा ठोस अवस्था को क्रमशः, देखो गैसीय के लिए G याद कर लो, लिक्विड के लिए L और जलीय विलयन के लिए AQ तथा सॉलिड के लिए S का S से दर्शाया जाता है। अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल दिया जाता है, जल के रूप में उपस्थित होते हैं तब हम AQ कहते हैं। मान लो कि जैसे कोई भी उत्पाद है या कोई भी अभिकारक है, जब वो जल के रूप में, जल के घोल के रूप में, विलयन के रूप में रहेगा तो उस समय हम AQ लिखेंगे, एक्वा। क्या बोलेंगे, एक्वा। देखो जब संतुलित समीकरण, अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, जो संतुलित मैंने किया आपको दिखाया, कहाँ है, देखो ये संतुलित समीकरण मैंने करके आपको दिखाया है। ये थोड़ा इसमें स्पेस दे करके इसको लिख सकते हैं आप लोग, जैसे मैं इसमें स्पेस थोड़ा दे दूं और ये जो S है इसको मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पर, ताकि ये आपको समझ में आए।
तो ऐसे आपको लाइन से लिख देंगे तो अच्छा लगेगा। इसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऊपर नीचे रहेगा तो थोड़ा अलग फील होगा और फीलिंग होगा। चलो देखो, तो ये दोस्त आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसको संतुलित किया जाना है। ये संतुलित समीकरण है। तो देखिए अब संतुलित समीकरण इस प्रकार होगा, कैसे, तो Fe जो है इससे पहले 3 और यहाँ पर H2O जो है इसके बाद G लग जाएगा। यहाँ से दोस्त थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है, क्या चीज, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लिक्विड। क्या लिखा है, लिक्विड। तो ये लिक्विड के जगह पर आप भी गैस लिख दीजिए। ये क्यों हम गैस लिख रहे हैं, H2O तो ऐसे द्रव होता है जो पानी होता है, H2O पानी का सूत्र है। हम यहाँ पर G इसलिए लिख रहे हैं कि जो पानी है ये तीनों अवस्था में होता है, ये सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। तो यहाँ पर जो गैस H2O का प्रयोग किया गया है ये भाप के रूप में प्रयोग किया गया है। मतलब जैसे हम लोग खाना वाना बनाते हैं तो उससे जो भाप निकलता है उसके रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है H2O का। चलो यही चीज आगे बढ़ो। ध्यान दीजिए कि समीकरण में H2O के साथ G चिन्ह का उपयोग किया गया है। यह दर्शाता है कि इस अभिक्रिया में जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। प्राय हर रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है जब तक कि यह आवश्यक न हो। माने जरूरी नहीं है कि आप हर एक अभिक्रिया में इसको लिखें, मतलब हर एक जो समीकरण लिख रहे हैं उसमें भौतिक अवस्था को लिखें जब तक कि आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे मान लो कि कोई अभिक्रिया हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में हो रहा है, तो उसके ऊपर हम सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल की उपस्थिति में हो रहा है तो क्लोरोफिल लिख देते हैं। और ये जो आप लोग देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जो हम लोग को जैव प्रक्रम में पढ़ना है, तो ये क्या करता है कि सूर्य की उपस्थिति और क्लोरोफिल, जो पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, और वो सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करके भोजन बनाने में मदद करता है। तो ये उसके उपस्थिति में अभिक्रिया होता है। ये चलते हम ये तीर के ऊपर लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर 340 ATM, मतलब यहाँ पर 340 कैलोरी ऊर्जा दे जा रही है। तो ये हम इतना ऊर्जा की या उष्मा की उपस्थिति में ये अभिक्रिया हो रही है, तो इसका हम यहाँ पर 340 ATP लिख दिया है। तो आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब देखिए कोई अभिक्रिया होगा, जैसे प्रेशर से, दाब से अभिक्रिया होगा, कौन ताप पे जैसे टेम्परेचर हम लोग देंगे तो वो रिएक्शन होगा। जैसे मान लो लकड़ी है उसको हम जलाएंगे तो ताप पर ही रिएक्शन हो रहा है। उत्प्रेरक जैसे कुछ अलग से कोनो चीज को डालना, जैसे मान लो रिएक्शन हो रहा है ऊपर से हम लोग डाल देंगे। जैसे मान लो 2 आदमी झगड़ा किए हैं, रिएक्शन में तो 2 का यहाँ पर एक्शन दिखाया जाएगा। तो जब कोई 2 आदमी झगड़ा किया और तीसरा बोल रहा है कि मारो मारो, तो वो बताइए क्या चीज के काम कर रहा है, मार मार, तो वो बताओ क्या चीज का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का। तो ऐसा ही उत्प्रेरक का काम करता है। जब 2 रिएक्शन कर रहा है तो उसमें ये अपना क्या करता है, ये अपना दर्शाता है कि रिएक्शन को जो है फास्ट करवा देता है, मतलब तेज करवाने लगता है। तो ये आप लोग दोस्त समझ गए होंगे। देखिए इस प्रकार आप पुस्तक में दिए समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ये मैंने जो बताया आप लोग को पहले, यहाँ पर इसकी सहायता से आप जो किताब में दिया गया है समीकरण उसको संतुलित कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर ये जो आप लोग समीकरण देख रहे हैं इसको संतुलित करना है। क्या चीज, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मैंने करके दिखा दिया। बेरियम क्लोराइड BaCl2 हो जाएगा, रुक जाओ बाबू रुक जाओ, ये क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। और ये जो रिएक्शन है इसको हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। आगे हम लोग अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्त आगे बढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लो, यहीं पर आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो कक्षा 9 में हम अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदल सकता। जैसे हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन में नहीं बदल सकता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और न ही बाहर से मिश्रण में आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है।
परमाणुओं के बीच अभिक्रिया विभिन्न प्रकार के अबंध के बारे में अध्ययन 3 या 4 में अध्ययन करेंगे। तीसरा चौथा जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग को ये अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो जब दो छोटे छोटे तत्व या यौगिक मिलकर कोई बड़ा यौगिक का निर्माण करता है तो बताइए उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यही चीज हम लोग को पढ़ना है। जैसे मान लो देखो CaO कोई एक यौगिक हो गया, H2O एक यौगिक हो गया और यहां से कोई बहुत बड़ा यौगिक का निर्माण कर रहा है, तो ये बता दो क्या हो जाएगा? ये बोलो क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लो कि यहां पर A हो गया और ये B से रिएक्शन करके एक C का निर्माण कर रहा है, तो जब दो छोटे छोटे तत्व या यौगिक मिलकर कोई एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है तो बता दो क्या उसको हम कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसको हम नोट्स के रूप में इसका डिफिनेशन लिखवाएंगे, ऐसे यहां पर आपको मिलेगा। चलो देखो, ये रिएक्शन करवाया जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का H2O मतलब जल से, तो बताओ क्या बन रहा है? CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। देखो इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद, देखो ये क्या कर रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलके एकल उत्पाद, एकल मतलब एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, क्या कह रहे हैं? यहां पर डिफिनेशन लिख लो। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करते हैं? मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ये आप लोग लिख सकते हैं क्या चीज में? एग्जाम्पल में। चलो एक चीज और मैं बता दूं, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन हो गया दोस्त, अब बताओ कि जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? H2O मतलब जल बन जाएगा। ये तो आप लोग समझ गए कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो H2O मतलब जल बनेगा। तो दो छोटे छोटे तत्व मिलके एकल यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसको बताओ क्या कहेंगे? इसको हम लोग बताओ क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन यही जैसे मान लो कि H2O हो गया और ये टूट टूट के कोई छोटे छोटे तत्व या यौगिक में जब बंट जाएगा, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म करेंगे, H2O मतलब जल को जब गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग ये हो जाएगा। समझ गए? तो जब ये अलग अलग हो जाएगा तो इसको बताओ हम क्या कहेंगे? इसको हम बताओ क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। मतलब इसको वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे या विघटित अभिक्रिया। चलो देखो, संयोजन अभिक्रिया भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो ये संयोजन अभिक्रिया आप लोग को मैंने बताया। देखो थोड़ा सा और ऊपर करो, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग बाजार से मार्केट से चूना खरीद कर आते हैं और उसको क्या कर देते हैं? कोई पात्र में कोई बर्तन में डाल देते हैं, तो उस समय वो पूरा एकदम खोलने लगता है, खोलता है, उसके बाद वो कुछ समय के बाद शांत हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। तो जब ठंडा हो जाता है उसी को हम बुझा हुआ चूना, और ये बताओ क्या हो जाता है? कि विलयन होता है जिसमें ठोस और जल का मिश्रण होता है, तो ये बुझा हुआ चूना इसको हम बोलते हैं। समझ गए? तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देती है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। देखो क्या ये कह रहा है कि जब मान लो कि हम लोग चूना करते हैं तो उस समय उतना लाइट नहीं देता है, लेकिन वही जब हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है तो उसे रिएक्शन करके बता दो क्या बनता है? तो जब रिएक्शन करता है तो उसको थोड़ा व्हाइट कलर का कर देता है। यही चीज तो मैंने एक बार बताया कि जब मान लीजिए कि चूना और पानी को एक साथ मिला देते हैं तो जो चूना है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर हो जाता है। तो कुछ देरी के बाद वो क्या हो जाता है? पानी कुछ जो चूना और पानी एक में था वो पानी क्या हो जाता है? पानी जैसा, मतलब रंगहीन हो जाता है। और उसी में जैसे पाइप लगाकर फूंकने लगते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ेंगे शरीर से, जो भी गैस निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मुंह नाक से जो निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जब दीवार पर हम सफेदी करते हैं तो उसे रिएक्शन करके उसको और ज्यादा लाइटेड कर देता है, मतलब ज्यादा चमकीला कर देता है। तो चलिए अब हम लोग और आगे सीखेंगे। चलो अब सब लोग लड़का आ गया है तो चलिए अगले वीडियो में, अच्छा तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में।